हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं हेपेटाइटिस बी। लास्ट टॉपिक में हमने बात की थी डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेपेटाइटिस वायरस एंड स्ट्रक्चर ऑफ हेपेटाइटिस बी। आज हम बात करेंगे हेपेटाइटिस बी के सिम्टम्स, ट्रांसमिशन एंड पैथोजेनेसिस की। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, हेपेटाइटिस बी एक लिवर रिलेटेड डिजीज़ है जिसमें लिवर का इन्फ्लामेशन हो जाता है या लिवर में सूजन आ जाती है। इसके एक्यूट इन्फेक्शन के दौरान केवल 30 से 50% लोगों में ही सिग्निफिकेंट सिम्टम्स जो होते हैं वो डेवलप होते हैं। और हेपेटाइटिस बी वायरस जो होता है, इसका इंक्यूबेशन पीरियड 75 डेज़ होता है। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? जब ये वायरस जो होता है वो बॉडी के अंदर इन्फेक्शन करता है और तब इस जो डिजीज़ होते हैं इसके सिम्टम्स डेवलप होते हैं। तो इन दोनों के बीच का समय जो होता है उसे हम इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। तो हेपेटाइटिस बी वायरस का जो ऑन एन एवरेज जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो 75 डेज़ है, लेकिन ये 30 to 180 डेज़ भी वैरी कर सकता है। एक्यूट इन्फेक्शन के दौरान इसमें निम्न प्रकार के सिम्टम्स जो होते हैं वो डेवलप हो जाते हैं, जैसे कि फीवर या फ्लू लाइक इलनेस हो जाती है, फैटिक या थकान हो जाती है, डार्क यूरिन आने लगता है, लॉस ऑफ एपिटाइट, भूख की कमी हो जाती है या भूख खत्म हो जाती है, नोजिया, जी मिचलाने लगता है या वॉमिटिंग, उल्टी जैसी कंडीशन हो जाती है, जॉइंट पेन जो जॉइंट होते हैं उनमें पेन होना स्टार्ट हो जाता है, क्ले कलर्ड बॉवल मूवमेंट, जो मोशन होते हैं वो लाइट कलर के हो जाते हैं। इनमें जॉइंटिस डेवलप हो जाता है, पीलिया, जिसकी वजह से स्किन और आइज़ जो होती हैं वो पीली हो जाती हैं। और लिवर जो होता है वो अपर राइट एब्डोमिनल पोजीशन पे होता है और इस डिजीज़ के अंदर लिवर के अंदर इन्फ्लामेशन शुरू हो जाता है, जिससे कि इस अपर राइट एब्डोमिनल रीजन जो होता है उसमें पेन रहने लगता है। वे लोग जिनके अंदर क्रोनिक हेपेटाइटिस बी जो होता है वो डेवलप हो जाता है, उनमें सीरियस लिवर कंडीशंस उत्पन्न हो जाती हैं, जैसे कि सिरोसिस एंड लिवर कैंसर। नेक्स्ट है ट्रांसमिशन ऑफ हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी वायरस का जो ट्रांसमिशन होता है वो ब्लड या इन्फेक्टेड बॉडी फ्लूइड जैसे कि सलाइवा, मेंस्ट्रुअल, वेजाइनल एंड सेमिनल फ्लूइड के थ्रू जो होता है, इसके थ्रू इसका ट्रांसमिशन एक एडल्ट से दूसरे एडल्ट में होता है। कब होता है इसका? जब ब्लड टू ब्लड डायरेक्ट कांटेक्ट आता है या फिर अनप्रोटेक्टेड सेक्स किया जाता है या अनस्टेलाइज्ड निडल जो होती हैं वो काम में ली जाती हैं, मतलब एक के निडल लगा दी गई है और उसे निडल को फिर दूसरे पर्सन में काम में ले लिया जाता है, या फिर एक इन्फेक्टेड जो वुमेन होती है उससे उसके न्यूबॉर्न बेबी जो होता है उसको भी डिलीवरी प्रोसेस के दौरान जो होता है वो इन्फेक्शन हो जाता है। प्रेगनेंसी के दौरान जो होता है वो इन्फेक्शन नहीं होता है, मतलब उसका जो प्लेसेंटा होता है उसके थ्रू इन्फेक्शन होने के चांस बहुत कम होते हैं। लेकिन जब डिलीवरी प्रोसेस हो जाती है, जब बच्चा जन्म ले रहा होता है, तो उस समय उसकी जो इसका जो मदर का जो ब्लड होता है वो बेबी के जो म्यूकस मेम्ब्रेन्स होते हैं उनको इन्फेक्ट कर देता है, तो इस तरीके से हेपेटाइटिस बी होने के चांस रहते हैं। कई बार जो डेंटल प्रोसीजर या मेडिकल सर्जरी होती हैं उनमें भी लापरवाही की वजह से इसका ट्रांसमिशन हो सकता है, या फिर जैसे जब टैटू बनाए जाते हैं या रेजर, तो उस समय जो इंस्ट्रूमेंट काम में लिए जाते हैं अगर सिमिलर ऑब्जेक्ट को काम में ले लिया जाए तो एक इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे में ये ट्रांसमिट हो सकता है। हेपेटाइटिस बी जो होता है ये ब्लड प्रोडक्ट से जब ट्रांसफ्यूजन किया जाता है, मतलब कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान ये ट्रांसमिट हो जाता है, या फिर जब लिवर डोनेशन होता है उस समय भी ये ट्रांसमिट हो सकता है, या अदर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन जब किए जाते हैं उस समय भी इसके ट्रांसमिशन के चांस रहते हैं। हेपेटाइटिस बी जो है वो फूड, वाटर या कैजुअल कांटेक्ट से नहीं फैलता है, मतलब कि ये खाने से, पानी से या छूने से इसका ट्रांसमिशन नहीं होता है। अब हम बात करेंगे रेप्लिकेशन ऑफ हेपेटाइटिस बी वायरस। जैसा हम पढ़ चुके हैं कि इसके अंदर जो वायरस होता है उसमें चारों तरफ जो होता है वो लिपोप्रोटीन का बना हुआ एनवलप पाया जाता है और दो कोर होते हैं इसके अंदर, फिर कोर विरियन होता है जिसके अंदर भी एक और एनवलप होता है और उस एनवलप के अंदर फिर इसका हेरिडिटरी मटेरियल होता है जो कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के फॉर्म में होता है। ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो होता है वो पार्शली होता है, मतलब इसकी एक स्ट्रैंड जो होती है वो तो फुल होती है और एक स्ट्रैंड जो होती है वो छोटी होती है, तो कुछ पार्ट जो होता है उसमें सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर्म में होता है। जब ये इन्फेक्शियस वायरस से विजॉन जो होता है जब ये बॉडी में इन्फेक्ट करता है और हिपेटोसाइट या लिवर सेल्स जो होती हैं उस पर अटैच होता है, तो ये अनकोटेड हो जाता है, इसके जो एनवलप होते हैं वो डिज़ोल्व हो जाते हैं और इसका जो
डीएनए होता है वो न्यूक्लियस के अंदर एंटर कर जाता है। अब न्यूक्लियस के अंदर जो ये पार्शियली डबल स्ट्रैंडेड वायरल जीनोम होता है, डीएनए होता है, वो कोवेलेंटली क्लोज सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में कन्वर्ट हो जाता है। ये कोवेलेंटली क्लोज डीएनए जो होता है वो एक टेम्पलेट की तरह काम में होता है, जिसके ऊपर की डिफरेंट टाइप के वायरल ट्रांसक्रिप्ट्स बनाए जाते हैं। मतलब उसके ऊपर जो बहुत सारे विभिन्न प्रकार के एमआरएनए जो होता है उनका निर्माण हो जाता है। साथ में एक 3.5 KB प्री जीनोम आरएनए का भी निर्माण भी होता है। अब ये जो आरएनए होते हैं ये कहते हैं साइटोप्लाज्म में आ जाते हैं। जो प्री जीनोम आरएनए होता है इसके चारों तरफ जो होता है कैप्सूल बन जाता है, एनकैप्सुलेटेड हो जाता है, और इसके अंदर जो होते हैं चारों तरफ एक एनवलप बन जाता है, न्यू कोर बन जाता है, जो कि HPC एंटीजन प्रोटीन का होता है। कोर के अंदर अब ये इसका जो खुद का वायरल पॉलीमरेज होता है वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन द्वारा इसमें जो आरएनए जो बनता है, ये प्री जीनोम आरएनए जो बनता है उसके ऊपर डीएनए की नेगेटिव स्ट्रैंड कॉपी बनाता है। हमने बात की है कि बेसिकली जो वायरल का जीनोम होता है वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, जिसमें एक फुल स्ट्रैंड होती है और एक शॉर्ट लेंथ स्ट्रैंड होती है। तो फुल स्ट्रैंड जो होती है उसको हम नेगेटिव स्ट्रैंड कहते हैं। तो ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एक्टिविटी द्वारा इसका जो जीनोम, इसका जो पॉलीमरेज होता है, वायरल पॉलीमरेज जो होता है वो प्री जीनोम आरएनए के ऊपर डीएनए की नेगेटिव स्ट्रैंड बनाता है। अब इस जो वायरल पॉलीमरेज है उसके द्वारा ही इस नेगेटिव स्ट्रैंड के ऊपर पॉजिटिव डीएनए स्ट्रैंड बनता है, बट इनकम्प्लीट होता है, इसलिए ये स्ट्रैंड जो होता है वो फुल नहीं बनता है। इसके बाद जब ये डीएनए बन जाता है, कोर जो प्रोटीन होता है, अब इसके चारों तरफ भी गॉल्जी मेम्ब्रेन्स के द्वारा HPS एंटीजन का एनवलप जो होता है वो बन जाता है। इस तरीके से फुल विजन बन जाता है और ये सेल से बाहर आ सकता है। ये दो, अब इसमें दो रूट जो है ये अपनाता है, या तो ये सेल से बाहर आ जाता है या फिर ये कोष जो होते हैं वो पुनः जो होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर री इम्पोर्ट हो जाते हैं, न्यूक्लियस में चले जाते हैं और इसमें रेप्लिकेशन का सेकंड या दूसरा साइकिल जो होता है वो स्टार्ट कर देते हैं। इस डायग्राम में हम देख सकते हैं ये विरियन या वायरस जो होता है ये सेल सरफेस के ऊपर अटैच रहता है। इसमें से इसका जो डीएनए होता है वो न्यूक्लियस के अंदर चला जाता है, कैप्सूल जो होता है बाहर आ जाता है, फिर वो डिसॉल्व हो जाते हैं। अब डीएनए जो कि पार्शली डबल स्ट्रैंड डीएनए, इसकी रिपेयरिंग हो जाती है और ये फुल क्लोज सर्कुलर डबल स्ट्रैंड डीएनए में कन्वर्ट हो जाता है। अब इसमें ट्रांसक्रिप्शन द्वारा विभिन्न प्रकार के एमआरएनए बनते हैं। साथ में एक 3.5 KB का आरएनए बनता है, जो कि जिसमें कि आरएनए जो बने थे उनके ट्रांसलेशन द्वारा फिर इसके चारों तरफ जो थे प्रोटीन की एक कोर बन जाती है। मतलब कि ये इसमें एनकैप्सुलेटेड हो जाता है, इसके चारों तरफ जो होता है एक एनवलप बन जाता है। इस एनवलप के अंदर जो ये 3.5 KB का जो आरएनए होता है इसके ऊपर डीएनए की नेगेटिव स्ट्रैंड बनती है। इसके अंदर जो वायरल पॉलीमरेज होता है, वायरस का खुद का जो अपना डीएनए पॉलीमरेज होता है उसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एक्टिविटी पाई जाती है, जो कि इस आरएनए के ऊपर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एक्टिविटी द्वारा डीएनए की नेगेटिव स्ट्रैंड बनाता है। उसके बाद फिर उसके ऊपर नेगेटिव स्ट्रैंड के ऊपर पॉजिटिव स्ट्रैंड बन जाती है और ये पॉजिटिव स्ट्रैंड जो होती है वो इनकम्प्लीट होती है। अब इसमें गोल्जी बॉडी द्वारा जो होता है वो सेकेंड आउटर एनवलप बना दिया जाता है और ये फुल फॉर्म जो विरियन होता है ये या तो सेल से बाहर निकल जाता है या फिर अगेन न्यूक्लियस के अंदर एंटर होके दूसरा रेप्लिकेशन का साइकिल स्टार्ट करता है। इस तरीके से ये या तो दूसरी सेल्स जो होती हैं उनको इन्फेक्ट करना शुरू करता है, आसपास की सेल्स को, हिपेटोसाइट्स को, या फिर उस सेल्स जो होते हैं उसी में रेप्लिकेशन कर करके और उसको उसमें बहुत सारे विरियन पार्टिकल बनाता रहता है और इस तरीके से वो डिजीज़ जो होती है, वायरस जो होता है उसका इन्फेक्शन जो होता है वो बढ़ता जाता है। अब हम बात करेंगे पैथोजेनेसिस ऑफ हेपेटाइटिस बी। 3 मैकेनिज्म देखी गई हैं जिनके द्वारा हेपेटाइटिस बी वायरस का इन्फेक्शन जो हो सकता है, जिसके दौरान लिवर सेल इंजरी होती है। पहली कंडीशन के अंदर जो लिवर HB हेपेटाइटिस बी वायरस इन्फेक्टेड हेपेटोसाइट होती हैं उनके ऊपर HBC एंड HBE एंटीजेंस पाए जाते हैं
और ये एंटीजन जो होते हैं वो लिवर सेल्स के ऊपर MHC क्लास 1 जो एंटीजेंस होते हैं उनके साथ प्रेजेंट किए जाते हैं, जिन्हें साइटोटॉक्सिक टी सेल द्वारा रिकॉग्नाइज कर लिया जाता है। ये विशेष प्रकार की इम्यून सेल्स हैं, लिम्फोसाइट हैं, जो कि उन सेल्स को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं जिनके ऊपर MHC क्लास 1 एंटीजन के साथ प्रेजेंट होते हैं, और इनको फिर ये डिस्ट्रॉय कर देती हैं। वो लिवर सेल्स को जो होती हैं वो डिस्ट्रॉय कर देती हैं। या फिर कई बार इन्फेक्टेड हिपेटोसाइट जो होते हैं उसके अंदर HBC एंटीजन का जो एक्सप्रेशन होता है उसका खुद का अपना साइटोपैथिक इफेक्ट होता है। मतलब वो लिवर सेल जो होते हैं उसकी साइटोपैथोलॉजी जो होता है उसको चेंज कर देता है, उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर्स जो होती हैं वो चेंज होनी शुरू हो जाती है। अल्टीमेटली जो लिवर सेल्स जो होती हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। थर्ड जो मैकेनिज्म होती है उसमें कई बार HBS एंटीजन जो होता है उनका सीक्रेशन इनसफिशिएंट होता है, लेकिन उनका एक्सप्रेशन जो होता है वो हाई लेवल का होता है। इनकी एक्यूट कंडीशन जो होती हैं उसमें लीवर के जो पोर्टल ट्रैक्ट होते हैं उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है। और ये इन्फ्लामेशन कैसे होता है? बेसिकली जो लिम्फोसाइटिक इनफिल्ट्रेशन की वजह से, पर जो लिम्फोसाइटिक सेल्स होती हैं, इम्यून सेल्स जो होती हैं वो वहाँ जमा होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से पोर्टल ट्रैक्ट जो होता है उनके किनारों पे इन्फ्लामेशन हो जाता है। और जो लिवर पैरेन्काइमा जो होता है वो भी अब इन्फेक्टेड होना शुरू हो जाता है, जिसमें उपस्थित हिपेटोसाइट से लिवर सेल्स जो होती हैं वो फूलने लगती हैं, उनमें बैलूनिंग हो जाती है और उनमें एसिडोफिलिक बॉडीज़ बनती है। अल्टीमेटली वो लिवर सेल्स जो होती हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। क्रॉनिक कंडीशन के अंदर ये जो डैमेज होता है ये पोर्टल ट्रैक्ट से बाहर निकल के पेरीपोर्टल रीजन में आने लगता है, और वहाँ ये पीस मील नेक्रोसिस अपीयरेंस देता है। पीस मील नेक्रोसिस क्या होता है? इट इज़ ए लॉस एंड डीजेनरेशन ऑफ हिपेटोसाइट्स एट द लोब्यूलर पोर्टल इंटरफेस प्रोड्यूसिंग मॉथ ईटन इरेगुलर अपीयरेंस। मतलब कि वह रीजन जहाँ की लोब्यूल्स और पोर्टल मिलते हैं, पोर्टल रीजन होते हैं, वहाँ की हिपेटोसाइट जो होती है उनमें डीजेनरेशन होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से वो रीजन ऐसा लगता है जैसे किसी मॉथ ने खाया हुआ है। मॉथ ईटन इरेगुलर अपीयरेंस उसमें दिखाई देने लगती है। और लॉब्यूलर इन्फ्लामेशन जो होता है इस वजह से उसमें फिर जो लॉब्यूल्स होते हैं उनमें भी इन्फ्लामेशन स्टार्ट हो जाता है। पहले सिर्फ हिपेटोसाइट्स में होता है, जब वो इन्फेक्शन बढ़ जाता है तो लॉब्यूल्स जो होते हैं उनमें भी इन्फ्लामेशन दिखाई देने लगता है। जैसे जैसे डिजीज़ बढ़ती जाती है तो जो सेल्स होती हैं वो स्टिफ होती जाती हैं, उनमें स्कारिंग होने लगती है। इस कंडीशन को हम फाइब्रोसिस कहते हैं। हिपेटोसाइट्स जो होती हैं, लिवर सेल्स जो होती हैं वो थिक हो जाती है, स्टिफ हो जाती हैं, उनके अंदर स्कार बनने लग जाते हैं, जिसको हम फाइब्रोसिस कहते हैं। और फाइब्रोसिस की जो एडवांस कंडीशन होती है जिसके अंदर की लिवर सेल्स जो होती हैं वो रैपिडली डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाती हैं, उसे हम सिरोसिस कहते हैं। क्रॉनिक लिवर डैमेज के अगर लगातार होता जाता है तो इसमें इम्यून मेडिएटेड डिस्ट्रक्शन ऑफ हिपेटोसाइट जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि जैसे जैसे वायरस इन्फेक्शन बढ़ता है तो हिपेटोसाइट के अंदर वाइल्ड एंटीजन जो होता है, उसके कोर के जो एंटीजन होते हैं उनका एक्सप्रेशन बढ़ जाता है, जिससे कि जो लिम्फोसाइट जो होती हैं वो तेज़ी से उन इन्फेक्टेड सेल्स जो एंटीजन प्रेजेंटेड सेल्स जो होती हैं हिपेटोसाइट होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट हो जाती हैं। और इसके अलावा उसमें ऑटो इम्यून रिएक्शन भी स्टार्ट हो जाती हैं। इट मीन्स कि हिपेटोसाइट्स में साइट जो होते हैं या लिवर सेल जो होती हैं उनकी साइटोपैथी में इस तरह से चेंज होते हैं कि कुछ इस तरह के एंटीजन्स बनने लग जाते हैं जो खुद की जो इम्यून सिस्टम है उनको स्टिमुलेट करते हैं और अपने अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनवा के, और फिर अल्टीमेटली जो लिवर सेल्स होती हैं उनको डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इस तरह से ये कंडीशन जो होती है वर्स्ट होती जाती है, और जब जैसे जैसे डिजीज़ प्रोग्रेस होती जाती है अल्टीमेटली लिवर जो होता है वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाता है और डिसफंक्शन हो जाता है, और एडवांस कंडीशन में इसमें फिर ह्यूमन की डेथ भी हो सकती है। थैंक यू।